स्वागत है आप सभी का शिव एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। चलिए हम बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, भारतीय संविधान के बारे में हमने बात की थी, उसके बैकग्राउंड के, उसके इतिहास के बारे में, किस प्रकार से शुरुआत हुई, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हम बात करेंगे आज, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि किस प्रकार से भारतीय संविधान की शुरुआत हुई, कैसे कैसे कंपनी ने यहाँ पर अधिकार कर लिया, कैसे पहले प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है और निर्णायक स्थिति किसके हाथ में पहुँच जाती है? अंग्रेजों के हाथ में। किसके हाथ में? अंग्रेजों के हाथ में। और इसी प्रकार से अंग्रेज यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ कैसी गतिविधियों में भी हाथ डाल देते हैं? राजनीतिक गतिविधियों में। ठीक है, राजनीतिक हस्तक्षेप करने लगते हैं और धीरे धीरे प्रशासनिक कार्य सारा किस में ले लेते हैं? अपने हाथ में ले लेते हैं। ठीक है, राजनीतिक काम करने आए थे लेकिन प्रशासनिक काम भी करने लगते हैं। तो हम उसी विषय पर आज बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको समझ लिया। जो टॉपिक आज हम पढ़ाएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है और कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है, यानी कि वो भारतीय संविधान में भी आता है और हमारी आधुनिक भारत में, यानी कि हिस्ट्री का जो तीसरा पार्ट है आधुनिक भारत, उसमें भी पूछा जाता है। पीसीएस हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्जाम हो, बहुत सारे प्रश्न उससे पूछे जाते हैं क्योंकि वो ही जड़ है। चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है, भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा ऊपर हो गया। चलिए बात करते हैं भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है आज का। और किस प्रकार से ये मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछा जाता है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। किस प्रकार से, हम बहुत ही डायग्राम के तौर पर इसको समझेंगे ताकि इसको उतारने के बाद हम जब भी कभी अपनी किताब को खोल के देखें, अपनी नोटबुक को देखें, तो हमें सारी चीजें केवल एक ही पेज से समझ में आ जाए कि क्या क्या चीजें कैसे कैसे रही हैं। ठीक है, संवैधानिक विकास को दो भागों में इतिहास के अनुसार बांटा गया है, संविधान के अनुसार बांटा गया है। कि सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है कि अंतर्गत भारत, यानी कि ये जो हमारा पहला टॉपिक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत किस तरह से, कैसे कैसे, क्या क्या चार्टर एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में पारित किए गए। अब अगला हम बात करते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। ठीक है, दूसरा जो हमारा विषय है वो क्या है? अब यहां से हम बात करते हैं कि 1773 से लेकर ये 1753 तक। कब तक है बच्चों? 1773 से लेकर ये 1853 तक। कब तक? 1853 तक। उसके बाद यहां पर बात करते हैं 1858 से लेकर 1947 तक। देखिए कितने आसान शब्दों में मैंने इसकी एक तरीके से चार्ट बनाया है। भारत का संवैधानिक विकास आज का हमारा टॉपिक है और हम बात करते हैं, दो भागों में उसको डिवाइड किया गया है। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, जैसा कि हमने देखा 1773 से लेकर 1853 तक। उसके बाद 1858 से लेकर 1947, यानी कि जब तक हमारा देश आजाद होता है। ठीक है, अब हम एक एक करके किस तरीके से, कैसे थोड़ा सा इतिहास के बारे में समझते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। हम बात करते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में स्थापित हो जाती है। ठीक है, अनुमति मिल जाती है 15 साल का व्यापार करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती रहती है और समय जैसे व्यतीत होता है वो अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत कर लेती है। और जैसा ही आप जानते हैं, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि 1757 का एक युद्ध होता है प्लासी का, उसके बाद बक्सर का एक युद्ध होता है और यहाँ पर स्थिति को बदल देती है ईस्ट इंडिया कंपनी और राजनीतिक गतिविधियों में अपना पूरा
अपना पूरा जो है समय वो राजनीतिक गतिविधियों में डाल देती है, और देखते हैं हम कि किस प्रकार से वो व्यापारिक कार्यों से प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने लगती है और धीरे धीरे प्रशासनिक कार्यों को क्या कर लेती है, सारा अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि 1773 से लेके 1853 के बीच में जो हमारे एक्ट बनाए गए, कंपनी के द्वारा बनाए गए, उनको चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यहां पर 53 है और यहां पर 58 है, और इसके बीच में होती है 1857 की क्रांति। क्या होती है? 1857 की क्रांति। अब हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में स्थिति क्या होती है, बदल जाती है। बड़े स्तर पर विद्रोह होता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी जिसको कहते हैं। ठीक है, हालांकि यूनिटी नहीं बन पाती है, विफल हो जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जो कंपनी का अधिकार था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। शासन किसके हाथ में चला जाता है? सीधा ब्रिटिश संसद के, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में शासन चला जाता है, और जो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो रहे थे कंपनी के द्वारा, वो बदल जाते हैं भारत शासन अधिनियम में। फिर हम पढ़ेंगे 1858 से लेके 1947 तक के किस प्रकार से कब कब भारत शासन अधिनियम आए, जो संसद के द्वारा पारित किए गए ब्रिटिश, और कैसे भारत को आजादी मिली। ठीक है, अब हम विषय पर बात करते हैं अपने। तो सबसे पहला आप जानते हैं कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये अगर आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है तो इसको बाद में जूम करके भी देख सकते हैं या रोक के भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें लिखनी है, इसलिए पूरा एक बार में, ताकि समझ में आ जाए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। उसके बाद में आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा? पिट्स इंडिया एक्ट। अब इसके बीच में भी एक सेटलमेंट एक्ट आता है, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? 1781 के नाम से सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं। उसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि जो गवर्नर जनरल बना था, यानी कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, वो किस प्रकार से यहां पर शासन कर रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, उनको जानने के लिए कुछ समितियों का गठन किया गया था। वो हम डिटेल में पढ़ाएंगे जब हम टॉपिक बाय टॉपिक बात करेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 1784 के बाद में अगला आता है क्या, बताओ बच्चों? 1793। 1793 का क्या? रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है चार्टर एक्ट। क्या आता है? चार्टर एक्ट। ठीक है, 1793 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी कहती है कि सारी चीजें ठीक चल रही हैं, तो चलिए इनको 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया जाए। तो फिर 93 के बाद में 20 साल अगर हम प्लस करेंगे तो कितना बैठेगा, बताओ? 1813। 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1813 का चार्टर एक्ट। उसके बाद 20 साल इसमें प्लस कीजिएगा, बताओ? 1833 का चार्टर एक्ट। और उसके बाद में 1853 का चार्टर एक्ट। ठीक है, समझ में आ गया? 1853 को हम अंडरलाइन करते हैं और यहां से हम एरो लेकर चलते हैं सीधा कहां? 1857 की क्रांति पर। 1857 की क्रांति हो जाती है, चीजें क्या होती हैं? बदल जाती हैं। जो चार्टर एक्ट कंपनी चला रही थी 1853 तक, वो अब किस में बदल जाते हैं? भारत शासन अधिनियम। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद शासन चला जाता है किसके हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम सबसे पहला 1858 का भारत शासन अधिनियम, समझ में आ रहा है सारा? भारत शासन अधिनियम। उसके बाद 1858 से लेकर 1862 में बनता है फिर से, उसको भी भारत शासन अधिनियम कह लीजिए, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, उसके बाद बनता है 1893। कब बनता है? 1893 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, और उसके बाद आता है 1909, जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम या फिर मार्ले मिंटो सुधार। यहां पर लिख देते हैं मार्ले मिंटो सुधार। यहां पर यह महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। अभी 2019 में लोअर पीसीएस की परीक्षा हुई थी, स्टेट गवर्नमेंट की, उत्तर प्रदेश की। उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। उसमें प्रश्न आया था कि बताइए निम्नलिखित में से मार्ले मिंटो सुधार के नाम से कौन से भारत शासन अधिनियम या कौन से
एक्ट को मार्लिमेंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो परीक्षाओं में इन्हीं से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि यही क्या है, मेन चीजें हैं। ठीक है, भारत का संवैधानिक इतिहास पढ़ रहे हैं हम, किस प्रकार से संविधान की नींव डली, क्या क्या चीजें कैसे कैसे चली, और फिर उन्हीं के आधार पर संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद तो बाकी चीजें बात की हैं कि कैसे कैसे होम रूल लीग, कैसे कैसे फंडामेंटल राइट मिले, कब कब अगस्त प्रस्ताव, कब कैबिनेट मिशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे उसके विकास में। लेकिन सबसे पहले भारत का संवैधानिक विकास, उसके बाद 1909 के बाद आ जाता है बच्चों क्या, 1919, और इसको भी कहते हैं भारत शासन अधिनियम, और इसे भी दूसरे नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम है इसका भी, इसको कहा जाता है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और इसको उपनाम से जाना जाता है काला कानून। इसको कई नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, मैं बोल रहा हूं, आपकी समझ में आ जाना चाहिए। 1919 के बाद में आता है 1935, और ये 1935 का भारत शासन अधिनियम होता है, जो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, इसी का बहुत ज्यादा पार्ट जो है वो भारतीय संविधान में देखने को मिलता है, क्योंकि जब भारत आजाद हो गया तो भारत की जो शासन सत्ता चलाई गई वो किसके आधार पर चलाई गई, 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार। यह भी प्रश्न पूछा गया है, साधारण परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बताइए, जब तक भारत का संविधान नहीं बना, कौन से भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत सत्ता को चलाया गया, तो कौन सा है, 1935 का भारत शासन अधिनियम। उसके बाद में बताइए, उसके बाद में देखिए यहां पर 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। कौन सा प्रस्ताव आ जाता है, अगस्त प्रस्ताव। असल में होता क्या है कि 2 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हो जाता है। इंग्लैंड भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और क्यों, क्योंकि उपनिवेश था इंग्लैंड का कहां पर, भारत में। तो इंग्लैंड चाहता था कि भारत भी उसकी तरफ से क्या करे, युद्ध करे। ठीक है, लेकिन भारत तो अपनी आजादी चाहता था, वो कहां किसी का युद्ध करने में लगा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए इंग्लैंड ने बड़े नेताओं का हाथ पकड़ा जो भारत को लीड कर रहे थे, और जब किसी बड़े नेता का हाथ पकड़ा जाता है तो जनता से वो जैसे कहता है वैसे ही जनता क्या करती है, कार्य करती है। वही हुआ, कुछ बड़े नेताओं का हाथ पकड़ा गया, और यहां से बड़ी मात्रा में बंगाल से अनाज और बंगाल से बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहां भेजी गई, इंग्लैंड भेजी गई, ब्रिटेन भेजी गई, और उसका जो प्रभाव हुआ वो अगले 2 साल बाद देखने को मिलता है कि किस प्रकार से 1942 और 43 में सबसे बड़ा अकाल, सबसे बड़ा भयंकर अकाल आता है कहां पर, बंगाल में। बड़ी मात्रा में लोग मरते हैं, और उसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि भूख और बेबसी, क्योंकि बुरे तरह से सामान यहां से पहुंचा दिया गया, कहां, इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव का मतलब यह था कि एक प्रस्ताव भारत के लिए आता है, और उसमें कहते हैं कि आप जो है अपनी सेना को या अपने यहां के लोगों को हमारे लिए तैयार कीजिए, या कुछ भी इस तरीके से कहा गया कि आप जो है वहां से अपने लोगों को भेजिएगा ताकि यहां पर वो सेना का सहयोग कर सकें। यही हुआ। अगस्त प्रस्ताव के बाद में आता है, यहां पे मैं लिख देता हूं 1942 को, और यह आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आता है, क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष होते हैं क्रिप्स नाम से ही उनका नाम होता है, स्टैफोर्ड क्रिप्स। और वो क्या कहते हैं कि अगर भारत हमारे साथ युद्ध करता है तो हम भारत को आजाद कर देंगे। एक तरीके से लालच दे रहे हैं कि हम भारत को 2 भागों में बांट देंगे। गांधी जी ने उसको ना मंजूर कर दिया, और उसको पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी कि एक ऐसा चेक है जिसका बैंक ही का ही पता नहीं है। समझ गए, जिसका बैंक ही क्या है, दिवालिया है, तो इसको हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा 1942 के बाद में मैं यहां पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं 1946, और 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। कौन सा मिशन आता है, कैबिनेट मिशन। और यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि बताइए संविधान का जो निर्माण होता है वो किसके आधार पर होता है, तो किसके होता है, कैबिनेट मिशन के आधार पर। क्लियर है यहां तक। उसके बाद हम जानते हैं सभी के 1947 का आजादी का अधिनियम, कह लीजिए इसको। कौन सा अधिनियम, आजाद भारत का अधिनियम। ठीक है, इससे पहले माउंटबेटन
जो है वो घोषणा कर देते हैं और उसी के आधार पर 1947 का आजादी का, आजाद भारत का अधिनियम बनता है। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है, हम एक बार इसको रिकॉल करते हैं पूरा। और यहां पर देखिए, हमारा जो विषय था वो आज का था भारत का संवैधानिक विकास। उसको दो भागों में हमने डिवाइड किया। पहला, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, यानी कि प्लासी और बक्सर के युद्ध में कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां की दीवानी और राजस्व की जो है जिम्मेदारी ले ली। दीवानी का मतलब होता है पैसा वसूल करना, यानी कि हक की बात करना, और राजस्व का मतलब होता है पैसा वसूल करना। और दो ही ज्यादातर मुद्दे होते हैं, ठीक है, दीवानी और राजस्व। उसके बाद बात करते हैं कि 1773 में जो कंपनी यहां से बड़ी मात्रा में धन ले जा रही थी, कहां ले जा रही थी? कंपनी के जो अधिकारी थे उच्च लेवल के, वो यहां से बड़ी मात्रा में लूटपाट कर रहे थे। और कहां ले जा रहे थे? ब्रिटेन ले जा रहे थे। उनको ब्रिटेन में भी गलत दृष्टि से देखा जाता था, समझ रहे हैं? और ऐसा ही हुआ। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव, जो सबसे पहले जिसने नींव डाली, प्लासी का युद्ध किया, वो उसने यहां पर अपनी आय से अधिक धन कमा लिया और अपनी उम्र के हिसाब से ज्यादा प्रोग्रेस कर ली। तो जब उस पर जांच बैठाई गई, जब वो इंग्लैंड गया, तो उसको इतनी शर्म महसूस हुई कि उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो जो यहां से बड़ी मात्रा में धन ले जाते थे उनको वहां भी अलग दृष्टि से देखा जाता था। उस तरह से नहीं देखा जाता था जिस तरह से देखना चाहिए। जैसे हम आगे पढ़ते हैं कि आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से महाभियोग भी लगाया जाता है। तो इसी तरीके से जब ज्यादा भ्रष्टाचार हो गया तो इंग्लैंड की संसद ने कहा कि चलिए कुछ ऐसे कानून बनाइए जिससे कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। समझ गए? और उसी के आधार पर रेगुलेटिंग एक्ट पारित किए गए समय समय पर। ठीक है, तो सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट जरा बोलेंगे कब हुआ? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, उसके बाद होता है 1784, उसके बाद होता है 1793। और यहां से बोलते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो 20 साल प्लस कर दीजिए। कितने साल प्लस कर दीजिए? 20। तो कितना हो गया? 1813। उसके बाद होता है 20 साल प्लस करते हैं 1833, बहुत आसान है, और 1853। ठीक है, 1853 के बाद होता है क्या? ब्रिटिश क्रांति होती है। कौन सी क्रांति? 1857 की। ठीक है, बहुत कारण रहे हैं 1857 की क्रांति के, वो हम आधुनिक भारत में पढ़ते हैं। उसके बाद किसके शासन चला जाता है हाथ में? ब्रिटिश क्राउन के, यानी कि संसद के। और वो यहां से पारित करती है। उसका समय मैंने दे रखा है, ये टाइम मैंने दे रखा है, कौन सा है नोट कर सकते हैं। वो यहां से कब तक पहला भारत शासन अधिनियम कब पारित होता है? 1858। और दूसरा कब होता है? और तीसरा कब होता है? और फिर आता है मार्लिमेंटो सुधार, जिसे भारत शासन अधिनियम या मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जानते हैं। वो कब आता है? 1909 के बाद में 1919 में आता है, जिसको काला कानून भी कहा जाता है। बिना दलील, बिना अपील का कानून। कहते हैं कि जो भी भारत का नागरिक हमारे खिलाफ प्रदर्शन करता है, बात उठाता है या अपनी आवाज उठाता है, उसको तुरंत जेल में डाल दो, बिना किसी दलील, बिना किसी अपील के। समझ गए? इसीलिए इसको क्या संज्ञा दी गई? काला कानून की। अलग अलग तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए निम्नलिखित में से काला कानून की संज्ञा किस भारत शासन अधिनियम को दी गई है? ठीक है, हम आगे बात करते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम, जो सबसे बड़ा माना जाता है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं और इसको भी छोटा संविधान कहा जाता है। उसके बाद 1940 का मैंने आपको बताया अगस्त प्रस्ताव, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, और फिर हम यहां पर आते हैं 1946 में क्या आता है? कैबिनेट मिशन भारत आता है। और उसी के आधार पर भारत की संवैधानिक सभा का निर्माण किया जाता है। फिर आता है हमारा 1947 और भारत फाइनली क्या होता है? आजाद हो जाता है। ठीक है, भारत फाइनली क्या हो जाता है? आजाद हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं डिटेल में। आप इसको देख सकते हैं आराम से, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर उतारना नहीं चाहते हैं तो एक बार में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक, और हम दो दो लाइन में इनकी मुख्य मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे कि क्या क्या चीजें हुई, किस प्रकार से शासन चला। अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि कंपनी बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रही थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। क्या किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, कौन सा एक्ट किया गया बच्चों?
रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट? 1773। और 1773 में ही ये कहा गया कि चलिए दो काम कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बना दिया गया एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट। और बोर्ड ऑफ डायरेक्ट को कहा गया, असल में हुआ क्या था कि लॉर्ड नॉर्थ कहां के प्रधानमंत्री थे बच्चों? हां, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। कहां के? इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि चलो जाकर चेक करो कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरह से कार्य कर रही है। बहुत शिकायत आ रही है, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार कर रही है, जो होना चाहिए वो कर ही नहीं रही है। ठीक है, क्योंकि एक मुख्य देश था, कंपनी एक अलग चीज थी, ज्वाइंट वेंचर था दोनों का, कंपनी और संसद का, ब्रिटिश, क्योंकि उसी ने तो उसको मंजूरी दी थी 15 साल की। ठीक है, तो उसने देखा कि बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार चल रहा है, तो चलिए यहां पर कानून बनाए और उस कानून के तहत जांच कीजिएगा कि किस प्रकार से कंपनी काम कर रही है। तो जांच के लिए उन्होंने बनाया, उन्होंने कहा कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बनाए जो किस काम को देखेगी? व्यापारिक काम को देखेगी। कौन से काम को बच्चों? व्यापारिक काम को देखेगी। तो व्यापारिक काम के लिए क्या बनाया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बना दिया गया एक। ठीक है, और उसके बाद में यहां पर मुख्य काम होता है ये कि 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी जाती है। किसकी स्थापना कर दी जाती है? सुप्रीम कोर्ट की। अब यहां पर यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है कि बताइए कौन से रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई? किसके अंतर्गत की गई? 1773 के। लेकिन की कब गई? 1774। समझ गए? दो तरह से प्रश्न आते हैं कि 1774 में जो कलकत्ता के अंदर, कहां पर? कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल। कहां पर है? पश्चिम बंगाल। कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और उसके मुख्य जज कौन थे? सर एलिजा एम्फे। कौन थे? और उसके अन्य 3 सहायक थे, लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर। कौन थे? चैम्बर। ये 3 इसके क्या थे? अन्य जज। ये मुख्य हो गए और ये क्या हो गए? अन्य हो गए। अब देखो ये 2 चीजें इसमें मेन हुई और इन्हीं के बारे में मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूं और प्रश्न परीक्षा में आते भी हैं। तो बताइए बच्चों, वह पहला रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 1773। उसी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1774 में। कहां पर हुई? कलकत्ता में। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तो उसके मुखिया के जज का क्या नाम है? सर एलिजा एम्फे। और फिर उसके अन्य जज का क्या नाम है? लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर। क्लियर हो गया? अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट बच्चों? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या कर दिया गया? इसमें 2 चीजें बना दी गई। जो पहला था बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, इस तरह से लिख लीजिए, और 2 बना दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट जो था, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं लेकिन मैं बोल रहा हूं, समझ लीजिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्ट कौन सी गतिविधियां देखता था? व्यापारिक। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने लगा कौन सी? राजनैतिक। कौन सी देखने लगा? राजनैतिक। समझ में आ गया? ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक को यहां पर बनाकर भेज दिया क्या? गवर्नर जनरल। और उसी के बाद में होता है क्या कि आप देखते हैं कि यहां पर जो व्यापारिक काम है उनको देखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्ट, जो राजनीतिक काम है उनको देखता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यह कार्य किसके अंतर्गत हुआ? पिट्स इंडिया एक्ट के। कब पारित हुआ? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक एक लाइन में एक एक विषय को क्लियर करता रहूंगा और याद होता रहेगा। ठीक है, बस केवल ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे पढ़ा रहा हूं, उसको समझिएगा। थोड़ी देर शांति से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों कौन सा बताया था? बताओ जरा। 1793 का। और मैंने आपको बताया था कि 1781 में एक दूसरा एक्ट भी आया था, उसमें प्रवर समिति या गुप्त समिति की स्थापना की थी और उसी का मुखिया बनाया था किसे? एडमंड बर्क को। और इसीलिए कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग पर महाअभियोग किसने लगाया था? वर्क ने लगाया था। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग पर। इसीलिए वो गुप्त समिति की स्थापना संसद के द्वारा की गई थी। वो 81 के सेटलमेंट एक्ट में आता है। वो जब हम पढ़ते हैं
आधुनिक भारत तो उसमें डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मुख्य मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। 1793 का बच्चों कौन सा एक्ट आता है? चार्टर एक्ट। बोलो कौन सा? और इसमें क्या होता है, वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो कृपया करके 20 साल के लिए आगे बढ़ा दीजिए कंपनी के शासन को। कितने साल के लिए आगे बढ़ा दीजिए? 20 साल के। ये बात कब कही गई? और यहां पर एक मुख्य बिंदु बनता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन सी गतिविधियां देखता था बच्चों? राजनैतिक। कौन सी गतिविधियां? राजनैतिक। इस वाले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पार्ट को जो वेतन था वो कहां से दिया जाने लगा? भारत से। बस ये यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भारत से वेतन कौन से चार्टर एक्ट में दिया जाने लगा? क्लियर हो गया? एक एक चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से बता रहा हूं, बहुत सही तरीके से और सटीक तरीके से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने बताया 1793 के चार्टर एक्ट में 20 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कहां से वेतन मिलने लगा? भारत से वेतन मिलने लगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब बताइए अगला कौन सा है फटाफट? 1813। अरे 20 साल प्लस कर लीजिए, कौन सा आएगा? 1813। और 1813 में 3 काम होते हैं। कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? समाप्त हो जाता है। लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार चलता है। किसका व्यापार चलता है? चाय का व्यापार चलता है। ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ लेना एक एक चीज को, ठीक है। चाय का व्यापार किसके साथ चलता है? चीन का। अब एकाधिकार क्यों खत्म हुआ उसके बारे में हम एक ही लाइन में तुम्हें मैं समझा दूंगा, ठीक है। आगे इधर ध्यान दो। उसके बाद यहां पर होता है कि ईसाई मिशनरियों को, यानी कि ऐसे बोल लीजिए ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है। ईसाइयों को अपने धर्म का प्रचार करने की क्या मिल जाती है बच्चों? अनुमति मिल जाती है, ठीक है। और यहां पर यही विशेष ध्यान देना है, इसमें 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला, कंपनी का एकाधिकार खत्म हो जाता है। खत्म होने का मुख्य कारण क्या है? इधर ध्यान दो। खत्म होने का मुख्य कारण यह है कि 1813 में इंग्लैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर औद्योगिक क्रांति आती है। कौन सी क्रांति आती है? प्रश्न आता है कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन में कब आई? कब आई बताओ? 1813 में। 1813 में औद्योगिक क्रांति आई तो उन्होंने कहा, वहां के व्यापारियों ने संसद से, कि आपने पूर्वी क्षेत्र में, जैसे कि भारत फॉर एग्जांपल, व्यापार केवल कंपनी को करने का अधिकार दे रखा है, और तो व्यक्ति वहां पर व्यापार कर ही नहीं सकता। समझ गए? तो इसीलिए संसद ने क्या किया? उसको समाप्त कर दिया कंपनी के एकाधिकार को, और कहा कि खुला व्यापार है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। बड़े स्तर पर वहां पर चीजें बनाई जा रही थी। कच्चा माल यहां से जा रहा था पूर्वी देशों से, और वहां पर पक्का माल बनाकर इधर ही वो क्या किया जा रहा था? सप्लाई किया जा रहा था, बेचा जा रहा था, ठीक है। एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन किसके साथ बना रहा बच्चों? चीन के और कुछ पूर्वी देशों के साथ में, ठीक है। और उसके बाद में ईसाइयों को क्या होता है? यहां पर धर्म का प्रचार करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बताइए जरा अगला वाला कौन सा है? बताओ जल्दी। 1833 का। अब देखिए ये 1833 में क्या होता है कि यहां पर एक सचिव बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एक सचिव का निर्माण किया जाता है, और पहला सचिव होता है लॉर्ड मैकाले। कौन होता है बच्चों? लॉर्ड मैकाले, जिसको टीबी मैकाले भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीबी मैकाले। और इसने भारत में शिक्षा के माध्यम को क्या कर दिया? शिक्षा के माध्यम को हिंदी से किस में कर दिया बच्चों? अंग्रेजी में कर दिया, क्योंकि ये चाहता था कि सभी स्तर जो भारत के लोग हैं वो अगर अंग्रेजी को समझेंगे तो अंग्रेजों की बात को, अंग्रेजों की भावनाओं को बेहतर समझ सकते हैं। क्योंकि हम कुछ कह रहे हैं और दूसरा कुछ कह रहा है, भैंस के आगे बीन बजाने जैसी घटनाएं हो रही थी। तो वो चाहता था कि शिक्षा के माध्यम को हिंदी से बदलकर क्या कर दिया जाए? अंग्रेजी कर दिया जाए, ताकि उनका शरीर संरचना तो भारतीय रहे लेकिन दिमाग क्या हो जाए? अंग्रेज बन जाए, ठीक है। और इसीलिए उसने यहां पर
ड्रेन थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी दी? ड्रेन थ्योरी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि बताइए ड्रेन थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? कौन है बच्चों? लॉर्ड मैकाले। प्रथम सचिव बनकर कौन भारत में आया? लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले ने ही हिंदी के माध्यम को क्या कर दिया? अंग्रेजी बना दिया। समझ में आ गया? अंग्रेजी बना दिया। और उसने कौन सी थ्योरी दी? ड्रेन थ्योरी। और ड्रेन थ्योरी में कहा गया कि शिक्षा सभी को दे दीजिए। शिक्षा पर किसका? सभी का अधिकार है, सभी को इंग्लिश सीखने दीजिए। ठीक है। और इसीलिए वो चाहता था कि हर व्यक्ति अगर इंग्लिश सीखेगा तो अंग्रेजों की भावनाओं को बेहतर समझ सकता है। हम आगे बात करते हैं। ड्रेन थ्योरी दे दी और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु पर बात करेंगे। अगला बताओ क्या था? 1853। और इसे कहा जाता है अंतिम चार्टर एक्ट। किसका अंतिम चार्टर एक्ट? कंपनी का। कंपनी का अंतिम चार्टर एक्ट कौन सा था बच्चों? हाँ, 1853। इसके अंदर पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। एक तो किसकी स्थापना की गई? पीडब्ल्यूडी की। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया था पिछला वाला 1833 का, उसमें बहुत सारी घटनाएं हो गई थी। उससे पहले सती प्रथा, दास प्रथा, उनका सबका अंत हो गया था। भारत के अंदर जो कुप्रथाएं चल रही थी, अलग अलग तरह की घटनाएं, उनका अंत हो गया था। चलिए हम 1853 की बात करते हैं। 1853 के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। ठीक है। एक आता है वुड डिस्पेज। क्या आता है? वुड डिस्पेज। ठीक है। चार्ल्स वुड, जो हम देखेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम में पहले विधि अध्यक्ष बनेंगे। कौन? वुड, चार्ल्स वुड। कहां से आए? ब्रिटेन से आए। और ब्रिटेन से आकर उन्होंने क्या दिया? वुड डिस्पेज दिया। और उन्होंने कहा कि नहीं, शिक्षा का माध्यम वही होना चाहिए जो उनकी अपनी मातृभाषा है, अंग्रेजी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम किसी व्यक्ति को जो उसकी मातृभाषा है उससे हटकर अलग चीजें सिखाएंगे तो उसको नहीं समझ में आएगा, कठिनाई होगी। तो इसीलिए इन व्यक्ति ने, चार्ल्स वुड ने, किसने बच्चों, किसने बताओ? चार्ल्स वुड ने शिक्षा के माध्यम को दोबारा से क्या कर दिया? हिंदी कर दिया। समझ में आ गया? तो बताओ हिंदी से इंग्लिश किसने किया था? मैकाले ने। और फिर इंग्लिश से हिंदी किसने कर दिया? चार्ल्स वुड ने। ठीक है। समझ में आ गया? उसके बाद में वुड डिस्पेच किसने दिया? चार्ल्स वुड ने, जिसमें कहा कि नहीं, मातृभाषा में ही होना चाहिए। और उसने कहा कि चलिए खुली परीक्षाएं करा देते हैं, जो कंपनी के बड़े अधिकारी हैं उनके लिए खुली परीक्षा करा देते हैं, ताकि वो अपना चयन उसके आधार पर कर सकें। किसके आधार पर कर सकें? चयन प्रक्रिया के आधार पर। समझ में आ गया? 1853 के ये चार्टर एक्ट में पीडब्ल्यूडी की स्थापना, वुड डिस्पेच की स्थापना और चार्ल्स वुड के द्वारा हिंदी माध्यम कर दिया गया। यहां तक क्लियर है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? जो मैंने आपको समझाया केवल कुछ भी कठिन नहीं है, साधारण से शब्दों में छोटी छोटी चीजें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताने की कोशिश की है। अब हम आगे बात करते हैं कि देखिए 1853 का क्लियर हो गया बच्चों। 1853 के बाद में 1857 की क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रांति हो जाती है। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद में चीजें बदल जाती हैं और जो चार्टर एक्ट कंपनी के थे, कंपनी का शासन था, वो समाप्त हो जाता है और शासन किसके हाथ में पहुंच जाता है? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में सत्ता पहुंच जाती है। और उसके बाद होता यह है कि भारत शासन अधिनियम में बदल जाती हैं चीजें, और हम 1 बाय 1 करके चीजों को देखेंगे और किस प्रकार से कैसे परिवर्तन हुआ है 1857 की क्रांति के बाद में, कैसे भारत शासन अधिनियम है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर हम भारत के विकास तक पहुंच जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।